दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आए हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रत्येक बार आपको मिलान के लिए सुमेलित करने के लिए दिया जाता है। एक साइड आपको दे दिया जाएगा घटना और एक साइड आपको उसका वर्ष दे दिया जाएगा और कहेगा मिलाने के लिए कि मतलब किस वर्ष कौन सा घटना हुआ है। ऐसा वो प्रत्येक वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो, ऐसे वो मिलान करने के लिए वो देता है। तो वहाँ पर जो एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए एक एक जो नंबर एक एक क्वेश्चन जो वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो वह कहीं मिस्टेक ना हो आपसे, वह कहीं से आपसे गलती ना हो। इसी कारण से आज की वीडियो में आपको एक साइड वर्ष लिखा हुआ मिलेगा और उस वर्ष में जो प्रमुख जो घटना हुई है इतिहास के दृष्टिकोण से, वैसे एक वर्ष में बहुत सारी घटनाएं होती है। ऐसा नहीं कि जो 1904 में सिर्फ भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ही पारित हुआ। इस 1904 में बहुत सारा घटना घटा होगा, लेकिन हमें उन घटनाओं में अभी नहीं डूबना है, क्योंकि यदि अभी हम उन सारी घटनाओं में डूबने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि जो हम अपना सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं। तो अभी जो अभी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको बस उतना ही बतलाया जाएगा इस वीडियो में, जो आप डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन हॉल में आप हिट करके आइएगा आप। और यह क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% निश्चित है, यहाँ से क्वेश्चन मिलना है तो मिलना है एकदम, इसे कहीं से कोई संशय नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। मतलब क्या, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1904 में, या वो आपको मिलान करने के लिए दे देगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम उसके सामने लिख देगा वो 1905 बोलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सही रहेगा और यह एक जो है यह गलत रहेगा। तो आपको पहचानना है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जब पारित हुआ उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जब पारित हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? तो कर्जन जी थे, लॉर्ड कर्जन। ये भारत के वाइसराय थे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जब कभी पूछे तो 1899 से लेकर 1905। कभी कभी डायरेक्ट आपसे गवर्नर का कार्यकाल पूछ लेता है, तो यह भी आप याद रखेंगे। तो लॉर्ड कर्जन कार्यकाल 1899 से 1905, और इनके समय में ही पहली बार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना की गई। और इनके द्वारा ही 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। तो क्या सब हो गया इनकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में कॉलिन स्कॉट की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। बिहार दरोगा को जो एग्ज़ाम हुआ था इस वर्ष, या शायद इन्फोर्समेंट का, इन दोनों एग्जामों में से किसी एक एग्जाम में यह पूछा था कि पुलिस आयोग का जो अध्यक्ष था वह कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। और सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इनकी प्रमुख घटना 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और इस मतलब क्या, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए कार्य किया था। और इसके लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। किसने? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल में किया गया? तो लॉर्ड कर्जन कार्यकाल में। कर्जन कार्यकाल कब से कब तक? तो 1899 से 1905 तक। 1905 तक कर्जन का कार्यकाल था। कर्जन के भारत विरोधी कार्यक्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था? तो 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। यह यहाँ से भी आपको एग्जाम क्वेश्चन मिलेगा। बंगाल विभाजन एक तरफ देगा और एक तरफ आपसे यह चारों दे देगा। एक तरफ दे देगा आपको कि जो बंगाल विभाजन, और उसके सामने लिखेगा 1906, 1907 या गवर्नर का नाम में। तो आप याद रखिए लॉर्ड कर्जन कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। बंगाल विभाजन करने का रीजन क्या था? तो अंग्रेजों ने ऐसा कहा कि बंगाल विभाजन करने का उन्होंने दिया था दृष्टिकोण की प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल जो बहुत बड़ा क्षेत्र है इसके कारण प्रशासन के कार्य में बाधाएं आती है और इसको कम करने के लिए हमने बंगाल को डिवाइड किया है। लेकिन वास्तविकता यहाँ पर यह थी कि अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजन इसलिए किया क्योंकि जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनकारी जो नेता थे उन सबका बैठा उन सब वह सबका मीटिंग वो सब कहाँ मिलते थे? बंगाल में थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना बंगाल को ही डिवाइड कर दिया जाए, कि जब बंगाल को 2 भाग में बांट दिया जाएगा तो इधर के आदमी उधर नहीं जाएंगे और उधर के व्यक्ति इधर नहीं आएंगे, तो इससे क्या हो कि राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा डिवाइड किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में स्वदेशी आंदोलन चला था, यह भी आप याद रखें। और स्वदेशी आंदोलन के दरमियान
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रक्षाबंधन भी मनाया गया था। मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम की कलाइयों पर राखी बांध कर इन्होंने यह कहा था कि तुम भले हमें अलग कर सकते हो, लेकिन हमारी आत्माओं को तुम अलग नहीं कर सकते, हमारी प्रेम को तुम अलग नहीं कर सकते हो। स्वदेशी आंदोलन 1906 में। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ जब पूछे तो बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905। डायरेक्ट डेट पूछा जाता है आपसे हिस्ट्री में, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, मतलब क्या लागू हुआ था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट 1905, तो 1905 से देख ही लिए हम लोग। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन लागू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? ढाका में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में था, जबकि मुस्लिम लीग का संविधान बनकर तैयार 1907 में। यह भी याद रखेंगे आप कि मुस्लिम लीग का संविधान कब बना, तो 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान बना था। मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं इसमें आप कह सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो का बहुत बड़ा योगदान था। लॉर्ड मिंटो के द्वारा, मतलब कि मुस्लिमों के द्वारा पहली बार यह अलग हुआ, मुस्लिम लीग अलग से बनाया गया, क्योंकि मुस्लिमों को ऐसा लगता था कि कांग्रेस जो पार्टी है वो सिर्फ एक हिंदू का नेतृत्व करने वाली एक पार्टी है। और मुस्लिम लीग 1906 में बनी, और उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपना एक अलग सा मांग रखा, और उन्होंने कहा कि मुझे पृथक प्रतिनिधित्व की मांग चाहिए, और यह मांग कांग्रेस के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया। कांग्रेस को 1916 अधिवेशन, कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग की इस मांग को एक्सेप्ट किया। और अंग्रेज, मतलब क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट अधिनियम आया था 1909 में, उस अधिनियम में पृथक प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है वह दे दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि जिस क्षेत्र से मुसलमान बंधु या मुस्लिम बंधु खड़े होंगे वहाँ से मुसलमान बंधु ही वोट देंगे, ऐसा मुस्लिम लीग का मांग था। और जहाँ से हिंदू खड़ा हो वहाँ से सिर्फ हिंदू ही वोट देगा। लेकिन इस मांग को कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में एक्सेप्ट कर लिया गया, और कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, तो यही उसकी भूल थी। तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। नेक्स्ट 1907 सूरत अधिवेशन। 1907 सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट, मतलब क्या सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत मतलब क्या, सूरत जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत का मतलब क्या, डायमंड हार्बर, डायमंड मतलब क्या सूरत का मतलब क्या, काकरापारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो सूरत में है। और गुजरात से लेकर दमन द्वीप तक के जो तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो काकरापारा तट के नाम से जानते हैं, यह भी आप याद रखेंगे। जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है, यह भी याद रखेंगे। और सबसे लंबा भारत का समुद्र से लगा हुआ भारत का राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। आप यहाँ से यह भी याद रखोगे। और गुजरात जो है वह भारत के पश्चिम में स्थित है, मतलब क्या 68.7 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत का विस्तार है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे गुजरात का मतलब क्या गुजरात का मतलब क्या विजय रूपानी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, यह भी आप वहाँ से गुजरात से याद रखें। और किसान सहाय योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया, तो किसान सहाय योजना गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। 1907, तो 1907 में गवर्नर कौन थे जब कभी पूछे, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल कब से कब था, 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो के द्वितीय कार्यकाल में कांग्रेस में फूट पड़ा, मतलब कि कांग्रेस 1907 अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई। कौन कौन सा भाग था, तो आप बता सकते हैं, गरम दल और नरम दल। कौन कौन सा, तो गरम दल और नरम दल कांग्रेस जो है दो भागों में डिवाइड हो गई। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष थे, यह गरम दल के नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह नरम दल के नेता थे। आप बता सकते हैं। और आप याद रख सकते हैं यहाँ से कांग्रेस अधिवेशन जो है 1907 से कांग्रेस पहली बार, जब भी आपसे एग्जाम पूछे कि कांग्रेस पहली बार कब डिवाइड हुई, तो आप आंसर दीजिएगा 1907 में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा। फिर कभी पूछे कि सूरत जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताइएगा सूरत जो है यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी तट पर स्थित है, तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। 1907 में अनुशीलन समिति का भी स्थापना हुआ था। श्री वरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। आप 1907 को इसको भी जोड़ सकते हैं क्या, तो अनुशीलन समिति 1907। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि 1907 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो 1907 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, किसके द्वारा, तो रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। कांग्रेस में फूट पड़ा, कांग्रेस पहली बार दो भागों में डिवाइड हुआ था। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 1909 मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, कभी पूछ लेता है। तो मार्ले भारत का सचिव था, मिंटो कौन था, तो मिंटो था वह भारत का गवर्नर था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। 1909 से आप यह याद रखेंगे। 1909 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो उसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय से आप यहाँ से याद रखेंगे। मदन मोहन मालवीय मतलब क्या, BHU के संस्थापक। 1916 मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक भी कहा जाता है इनको।
और मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, जिसके तहत क्या किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को अपना लिया गया। मतलब क्या, मुस्लिम लीग का जो मांग था उसको पहली बार अपना लिया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। आप देखिए, आप अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है या आने वाली जो एग्ज़ाम है, इस समय आप वीडियो को यूट्यूब पर तो यह सिस्टम दिया हुआ है कि आप वीडियो को फास्ट करके आप सुन सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास समय कम है और कम समय में अधिक सुनने का, अधिक ज्ञान लेने के लिए आप वीडियो की जो गति है या उसका आप स्पीड बढ़ा दीजिए, 1.75 कर दीजिए या 1.55 कर दीजिए या 1.25 कर दीजिए, तो आपका यह जो वीडियो है ये अधिक फास्ट चलेगा। और आपका तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ही, एक बार आप उसको सुनिएगा तो पूरा हुआ रिवीजन हो जाएगा। तो इस कारण से अब इस वीडियो को स्थिर होकर मत सुनिएगा, थोड़ा फास्ट करके सुनिएगा, जिससे जल्दी से खत्म, क्योंकि आपको बहुत सारा वर्क पूरा करना होता है। तो मार्ले मिंटो सुधार सब याद रखिएगा, भारत में पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में, पूछता है एग्जाम डायरेक्ट कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 1909 में लॉर्ड मिंटो इंग्लैंड भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे 1909 में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट 1911 ब्रिटिश साम्राज्य का या ब्रिटिश सम्राट का जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ 1909 में भारत आए थे, 1911 में। और 1911 में उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और दिल्ली दरबार में उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द किया और उन्होंने कहा कि अब भारत की राजधानी बंगाल से हटाकर दिल्ली को बनाया जाए। तो सीधा पूछता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1912 ईस्वी में। घोषणा कब हुई? 1911 ईस्वी में। और राजा कौन था उस समय, कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम आया था। किसके साथ? तो अपनी वाइफ मैरी के साथ। उस समय फिर पूछता है कि 1911 में गवर्नर कौन था, मतलब कि भारत का वायसराय कौन था 1911 में? तो आप बताएंगे 1911 के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916। कौन? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और 1905 से 1910 कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। और 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन था। यदि आपको गवर्नर का कार्यकाल याद रहता है तो आप इसका जो आंसर है वो आप क्लिक करके आप आ सकते हो। आप तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश सम्राट जी का जब दिल्ली आगमन हुआ उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 ईस्वी में। गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा, एकदम निश्चित है कि प्रश्न आना है तो आना है, चाहे वो जिस तरह से पूछे। वो ऐसा नहीं कि वो जैसे बता रहे वैसे ही पूछ लेगा। वो हो सकता है सुमित करने के लिए दे दे, या वो हो सकता है इनमें से कौन सा घटना नहीं है 1911 का, या वो दे सकता है कि 1911 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था। वह किसी भी तरह से हुआ, लेकिन यह निश्चित कि लिंक यहाँ से होगा तो होगा, यह पूरा विश्वास है मुझे। क्योंकि जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ ईश्वर भी साथ देते हैं। और यदि आप ईमानदारी से यदि आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो वह आपको मेहनत काम देगा तो देगा। तो ईमानदारी पूर्वक हम यह कह रहे हैं कि यह हर हाल में यह एग्जाम में मिलेगा। यह नेक्स्ट 1916 होम रूल लीग की स्थापना। 1916 होम रूल लीग की स्थापना लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एनी बेसेंट और तिलक बाबू के द्वारा, ये आपको पता ही है, यह आंदोलन चलाया गया था। मद्रास में चलाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, और बॉम्बे में चलाया गया था किनके द्वारा, मतलब कि पुणे में चलाया गया था किनके द्वारा? तो तिलक बाबू के द्वारा चलाया गया था यह। और न्यू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? और कॉमनवेल्थ, तो एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन है? तो श्रीमती एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट आप याद रखेंगे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। लेकिन जब मुझे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, लेकिन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट 1917। दोनों अलग अलग आप याद रखें, कन्फ्यूज नहीं करना एग्जामिनेशन हॉल में। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। आप यहाँ से यह याद रखें। आयरलैंड से फिर जोड़ लीजिए आप, आयरलैंड मतलब क्या? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड में कहाँ से लिया गया? तो स्पेन के संविधान से लिया गया। तो वो आपको याद नहीं रखना, लेकिन इतना याद रखें कि डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। तो होम रूल लीग की स्थापना या होम रूल आंदोलन कब चला? तो 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चला था, यह भी याद रखें। और 1916 में ही BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1916 में ही पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। संजय करोल अभी पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यह भी आप याद रखेंगे। पटना हाईकोर्ट के समय कभी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था और लखनऊ पैक्ट हुआ था।
तो 1916 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और लखनऊ पैक्ट भी हुआ। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी एग्जाम है, तो अब शॉर्टकट बता के निकल, क्योंकि इन सभी टॉपिकों पर मेरा अलग से यूट्यूब पर वीडियो बना हुआ है। लखनऊ समझौता पर एक स्पेशल वीडियो ही बना हुआ है, होम रूल लीग पर, गांधी के चंपारण आंदोलन पे। तो ये अभी आप मत देखिएगा, अभी आप एग्जाम आके आइए, एग्जाम दे के आइए तब देखिएगा ये सब। अभी सिर्फ बस फैक्ट को सुनिए और फैक्ट को सुन के आप निकल जाइए। अभी आप 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन, 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन किया गया। और चंपारण आंदोलन को 3 कट्ठे प्रथा के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या 3/20, मतलब क्या एक बीघा में 3 कट्ठा पर नील खेती करना अनिवार्य था। और गांधी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा निमंत्रित किया गया बिहार आने के लिए। और इनके आगमन के बाद चंपारण आंदोलन में कहीं ना कहीं लगभग 35% टैक्स की जो था वो माफ़ किया गया। और कहा जा सकता है कि गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। और गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह शब्द का प्रयोग भी चंपारण बिहार में ही किया गया था। यह भी याद रखें, कब, तो 1917 में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। गांधी के द्वारा पहले सत्याग्रह कहाँ, तो चंपारण। चंपारण मतलब क्या, बिहार में। यह क्या था, तो यह एक क्षत्रिय आंदोलन था। 1919 रॉलेट एक्ट कब है, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हुआ था। यह भी आप याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट मतलब क्या, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का एक कानून था। मतलब एज ए ब्लैक कानून, काला कानून था यह। कौन सा, रॉलेट एक्ट। मतलब क्या, बिना किसी कारण से आपको अरेस्ट कर लिया जाता था और आपको कुछ नहीं बताया कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया। आप पूछ भी नहीं सकते, ना आप अपील कर सकते, ना आप दलील दे सकते। एज ए काला कानून। नेक्स्ट, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था यह अभी नहीं बताया जाएगा, सीधी सी बात है। आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट दिया जा सकता है। सफदरजंग किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी हुई थी। पंजाब के ये बहुत बड़े नेता थे, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इनकी गिरफ्तारी के बाद जल्दी नामक व्यक्ति के बाग में बैसाख की पूर्णिमा के दिन एक मीटिंग बुलाया गया था। और वहाँ पर बैसाख की पूर्णिमा की मेला भी लगा हुआ था। जनरल ओडायर के द्वारा वहाँ पर आदेश दिया गया कि 3 से 3 मिनट के अंदर सभी लोग जगह खाली कर दें। 3 मिनट से कम समय में ही गोली फायरिंग शुरू कर दी। और लगभग 1000 आदमी, सरकारी डाटा के अनुसार लगभग, और ब्रिटेन के मतलब ब्रिटिश डाटा के अनुसार लगभग 350 आदमी, और हिंदुस्तान के डाटा के अनुकूल लगभग 1000 आदमी के मारे जाने की पूरी संभावना। मतलब कि उनका वहाँ पर वो मतलब गोली जो फायरिंग हुआ तो वे लोग मारे गए। इतने नियत थे लोग, थे बच्चे थे, महिलाएं थे, बुजुर्ग थे। वे लोग समझ ही नहीं पाए कि यह हो क्या रहा है। और जब तक वो लोग कुछ समझते तब तक तो बहुत सारे व्यक्तियों के जान जा चुका था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और इसी समय खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। 1919 से लेकर 1922 से खिलाफत आंदोलन चला था। गांधी जी इसमें इंडिया में ही थे। आपको पता ही होगा गांधी जी इंडिया कब आए, तो 1915 में गांधी जी भारत आए थे। यह भी आप याद रखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू कौन था, तो भारत का वायसराय, मॉन्टेग्यू कौन था, तो भारत का सचिव था। चेम्सफोर्ड कौन था, तो भारत का वायसराय था। आप यहाँ से यह भी याद रखें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। लियोनस कार्टी, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टी को माना जाता है। और प्रांतों में द्वैत शासन कब शुरू हुआ, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ था। ये सब क्या है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में अंग्रेज के द्वारा जो कानून लाया था, यह सब का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। 1919 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1773 अधिनियम, 1784 अधिनियम, 1781 अधिनियम, 1793 अधिनियम, 1813 अधिनियम, 1833 अधिनियम, 1853, 1858, 1861, 1878, 1909, 1919, 1935, 1947। इन सभी कानूनों के आधार पर, इन सभी कानूनों के बेस पर ही भारत का संविधान का निर्माण हुआ। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। जिसमें सबसे अहम योगदान 1935 भारत शासन अधिनियम का है। 1935 भारत शासन अधिनियम से लगभग 2/3 भाग जो है संविधान का, वो 1935 भारत शासन अधिनियम से ही उठाकर रख लिया गया। यह भी आप याद रखेंगे। 1920 असहयोग आंदोलन। गांधी के द्वारा 1920 पहली बार जन आंदोलन, गांधी का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो गांधी का पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। जन आंदोलन का मतलब क्या, आम लोगों को या राष्ट्रीयता स्तर पर, राष्ट्रीय की भावना पर कौन सा आंदोलन गांधी से चलाया गया, तो असहयोग आंदोलन। कब, तो 1 अगस्त 1920 को। तिलक बाबू इसका समर्थक थे, लेकिन तिलक बाबू इसका परिणाम नहीं देख पाए, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनका मृत्यु हो गया, इनका निधन हो गया। यह भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आप याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन के दरमियान ही गांधी जी के द्वारा पहले यह कहा गया कि मैं 1 वर्ष के भीतर मैं स्वराज की प्राप्ति करवाऊंगा। तो कभी पूछता है कि किस आंदोलन के दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी के द्वारा यह कहा गया कि 1 वर्ष के भीतर मैं स्वराज को प्राप्त करवाऊंगा। और यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चला। लगभग 1 करोड़ आदमी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और गांधी के प्रति बहुत ही सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ आदमी इनके आंदोलन में भाग लिया। और यहाँ के व्यक्तियों को यह लगा, आशा भी लगा कि गांधी ये करवा सकते हैं। और गांधी
के बातों पर सबको विश्वास हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था। आदमी का धीरे धीरे मूवमेंट वहाँ से हट रहा था। गांधी के ऊपर से विश्वास धीरे धीरे इस आंदोलन से आदमी का जो लगाव था वो हट रहा था। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा का स्थान पर चौरी चौरा कांड कर दिया गया नवयुवक नेताओं के द्वारा। क्या क्या गया, एक थाने में जाकर आग लगा दिया गया जिसमें लगभग 23 पुलिसकर्मी मारे गए। और गांधी जी इससे हताहत हुए और गांधी जी ने कहा कि मैं अहिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और गांधी जी ने इसके बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को असहयोग करने का निर्णय लिया। और इस असहयोग आंदोलन को असहयोग करने का गांधी के निर्णय की बहुत सारी आलोचना भी हुई। सुभाष बाबू भी आलोचना किए थे। और आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे कि गांधी का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 में। कब बंद हुआ, 1922 में। किस घटना कारण, चौरी चौरा कांड कब हुआ, 1922 में। तारीख तो 5 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी। यह भी आप यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की नियुक्ति। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसमें कुल 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन में कुल 7 मेंबर थे। और जो आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना वह भी इस साइमन कमीशन के मेंबर थे, विंस्टन चर्चिल। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, तो 1927 में। तारीख डेट जब बोले तो 8 नवंबर 1927 को। सॉरी, विंस्टन चर्चिल ने क्लीमेंट एटली इसके मेंबर थे साइमन कमीशन के, यह आप याद रखेंगे। और इसका विरोध पुरजोर तरीके से भारत में किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे। इस कारण से इसका विरोध भारतीयों द्वारा पुरजोर तरीका से किया गया। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928। एक एक डेट आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत काम देगा। आपको ये भी लग रहा है कि ये सब तो मुझे याद ही है, अच्छी बात है, आपको याद है, तो फिर क्या जा रहा है, एक बार देख लीजिए आपका रिवीजन हो जाएगा। आपका कहीं से नेगेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। शुकरात का नाम सुने होंगे आप लोग। शुकरात क्यों महान हुए, क्योंकि उनमें हमेशा ललक थी, सीखने की लालसा थी। हमेशा वो नया सीखने का प्रयास करते थे, हमेशा वो नई नई खोज करते थे। वो हमेशा हर एक क्वेश्चन का वो आंसर ढूंढने की, वो उत्तर ढूंढने की वो प्रयास करते थे। और जब तक आप में लालसा बचा हुआ है सीखने की, तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आपकी लालसा खत्म हो गई, आप जीवित होते हुए भी आप मृत प्राय हैं, मतलब कि मृत के समान हैं। इसलिए मानव रूपी शरीर में मानव जब तक हैं आप, तब तक आप विद्यार्थी हो या आप जॉब कहीं भी हो, आपकी सीखने की लालसा कभी भी नहीं मरनी चाहिए। तो एक बार सीख लीजिए, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। आप कहीं ना कहीं तो आपको पॉजिटिव ही देगा, ऐसा तो नहीं कि आपसे निगेटिव कुछ छीन लेगा ये आपको। इस कारण से आप इसको देखिए आप। तो साइमन कमीशन कब आया, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। और भारत आया था तो साइमन कमीशन गो इसका नारा दिया गया। और लाला लाजपत राय, आपको याद ही होगा, लाहौर में उसमें विरोध कर रहे थे और इन पर पुलिस की लाठी से इन पर प्रहार कर दिया गया। यह भी आप याद रखेंगे। उन्नीस सौ 28 से आप यह एक और याद रख सकते हैं, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई। यह भी बताना सही लगा क्योंकि यह बहुत बार पूछा जा चुका है। और 1928 में गवर्नर कौन था भारत का, तो 1928 में भारत के गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल हो गया 1926 से 1931। तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर बाबू के द्वारा किया गया। यह भी आप याद रखेंगे 1928 से। ठीक, क्यों आप बताइए, इसलिए क्योंकि HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ही यह घटना किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर से भगत सिंह, और भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया, बम विस्फोट किया गया। और इन्होंने कहा मेरा बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि यह था कि बहरे को सुनाना था, क्योंकि बहरे सुनते नहीं हैं। इस कारण से इन्होंने, यदि भगत सिंह चाहते तो वो असेंबली से भाग सकते थे वो, लेकिन उन्होंने, भगत सिंह के साथ कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त इनके परम मित्र थे। ये दोनों वहाँ गए और इन्होंने उस असेंबली में नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और उन्होंने, भगत सिंह ने कोर्ट को अपना प्रचार का माध्यम बनाया। और कोर्ट, जब भी वह कोर्ट में पेशी होता था उनका, तो वह एक ही नारा देते थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया, लेकिन इस बम से किसी की मृत्यु नहीं, हताहत नहीं हुई। 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में। लाहौर मतलब रावी नदी के तट पर स्थित है लाहौर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इससे पहले स्वराज की मांग की गई 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में।
लेकिन इस वर्ष 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्यों? तो 1927 में साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत। साइमन कमीशन ने भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। तो यहाँ पर कहा गया कि साइमन कमीशन के विरोध में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया और नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट सौंप दिया गया। और नेहरू रिपोर्ट में भी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई। नेहरू रिपोर्ट डोमिनेट एस्टेट का मांग किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके विरोधी थे और सुभाष चंद्र बोस भी इसका विरोध किया नेहरू रिपोर्ट का। और इन्होंने 1929 में कहा कि अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कहाँ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। यह भी आप याद रखें। और लाहौर अधिवेशन में ही रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घंटा बजाकर झंडा फहराया गया और यह कहा गया कि अब प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यह भी याद रखें। किस द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब याद रखेंगे, भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16 वर्ष 9 महीना और लगभग 13 या 18 दिन, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और नेहरू साहब याद रखिएगा, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही पेश किया गया था। यह भी आप याद रखेंगे। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव? तो 22 जनवरी 1947 को। यह भी आप याद रखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब कि विनम्रता पूर्वक उनका अवहेलना करना, विनम्रता पूर्वक उनकी वस्तुओं का उनका जो है वो हमें बहिष्कार करना है। सविनय अवज्ञा, स्वविनय मतलब क्या? पूरा विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब क्या? अवहेलना करना। आंदोलन करेंगे हम लोग 1930 में। हम लोग मतलब क्या? गांधी बाबू यह सब बोले थे। और गांधी जी 12 मार्च 1930 को निकले थे। कहाँ से कहाँ के लिए? तो दांडी से नहीं, साबरमती से। कहाँ से निकले थे? यही तो प्रश्न पूछता है आपसे वो। साबरमती से वो दांडी के लिए निकले थे या दांडी से साबरमती के लिए? यहाँ पर एक प्रश्न है आपके लिए। आप कमेंट्स बॉक्स में यह लिख के बताइए कि नमक कानून तोड़ो जो है उसके लिए गांधी ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की थी। और गांधी जी पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। यह भी आप याद रखेंगे। और 5 अप्रैल को वो पहुँचे थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा मतलब क्या? नमक कानून तोड़ो या सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, मतलब क्या? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। यह भी आप, या दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी इसे कहते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। यह भी आप याद रखेंगे। और इस गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने भारतीय भाग लिए थे? तो 89 मतलब क्या? 89 भारतीय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। यह भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। और 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। इसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे भारत के गवर्नर लॉर्ड इरविन। इरविन का मतलब क्या? 26 से 31 तक लॉर्ड इरविन थे। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था? जब यह पूछे तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में, क्योंकि लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 1936 तक चलता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कौन था? तो लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। और लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1931 से लेकर 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल है। 1931 में ही याद रखेंगे आप। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं और गांधी इरविन समझौता के भी नाम से जानते हैं। जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के द्वारा बंद कर दिया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी भाग लेने गए। तो पूछता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किसने नेतृत्व किया कांग्रेस की तरफ से? तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। यह भी आप यहाँ से याद रखें। सरोजिनी नायडू भी गए थे, निवेशन भी गए थे, महादेव देसाई भी गए थे गांधी जी के सचिव के रूप में, भूला भाई पटेल भी गए थे। यह भी आप याद रखेंगे यहाँ से। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 में। पूना पैक्ट 1932 में। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। यह भी आप याद रखेंगे। और गांधी अमेरिका समझौता के भी नाम से इसे जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन
या स्फूर्त आंदोलन के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है, जो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। स्फूर्त स्वतः आंदोलन, स्वतः मतलब क्या, स्फूर्त का मतलब क्या, स्वतः आंदोलन क्या, इसमें कोई भी बड़े नेता नहीं थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान बड़े नेताओं को अरेस्ट करने, गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जीरो आवर ऑपरेशन चलाया गया था। यह भी आप याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन कब आया? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसके बारे में गांधी जी के द्वारा कहा गया पोस्ट डेटेड चेक। किसके में संबंध में कहा गया? तो क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कहा गया कि यह एक ऐसा चेक है जिसकी भुगतान पहले ही हो चुकी है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसा बैंक है जो पहले से ही करप्ट है। क्रिप्स मिशन किसकी अध्यक्षता में? स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। 1943 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया। कब दिया गया? तो 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर जिसके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पेंथिंग लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान का निर्माण हुआ। और कैबिनेट मिशन के द्वारा कुल 389 सीट दिया गया भारत में संविधान सभा के लिए। और 389 में 292 सीट और 4 सीट था कमिश्नरी के लिए और 93 वो सीट था, 93 सीट था यह था देशी रियासत के लिए। जब भी कभी पूछे आपसे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो आप बताओ कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हुआ और नॉमिनेटिव हुआ। यह जो 93 थे, यह 93 सदस्य नॉमिनेटेड थे, मतलब क्या मनोनयन था। और यह जो 292 प्लस 4 मतलब क्या कमिश्नरी प्रांत, कौन कौन सा कमिश्नरी प्रांत? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, यह 4 कमिश्नरी प्रांत था। इन 4 कमिश्नरी प्रांत से भी 4 कमिश्नरी खड़ा किया गया। यह भी आप याद रखें। तो 292 प्लस 4 296 प्लस 93 मतलब 389 ही क्यों हुआ? क्योंकि उसमें भारत की जनसंख्या लगभग कुल 40 करोड़ थी, इसलिए 389 हुआ, क्योंकि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को खड़ा करना था सीट लेकर। ठीक, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ। और संविधान सभा का निर्वाचन होने के बाद इसमें कुल 208 सीट मिला था कांग्रेस को, 73 सीट मिला था मुस्लिम लीग को और 15 सीट मिला था और कुछ क्षेत्रीय लोकल पार्टी को। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और पहली बार संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सज्जन सिन्हा की अध्यक्षता में। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में और डॉक्टर राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान को अपनाया भी गया। कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारत का संविधान कितने चरणों में लागू हुआ? तो भारत का संविधान 2 चरणों में लागू हुआ। पहला चरण 26 नवंबर 1949 को जिसमें कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए और दूसरा चरण 26 जनवरी 1950 को जिसमें संपूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। संविधान सभा के द्वारा ही भारत में पहला संशोधन किया गया। 1951 में जो पहला संशोधन हुआ संविधान में, फर्स्ट अमेंडमेंट, वह किसके द्वारा किया गया? वो पार्लियामेंट द्वारा नहीं किया गया, वो संविधान सभा के द्वारा ही फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया 1951 में, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और संविधान सभा का सिर्फ काम संविधान का निर्माण करना ही नहीं था, संविधान सभा का कार्य 2 था। संविधान का निर्माण करने के साथ साथ संसद के रूप में भी, विधायिका के रूप में भी कार्य करना था। तो संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र बाबू करते थे, और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर जी करते थे। इसलिए लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी को, और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष भी गणेश वासुदेव मावलंकर जी को माना जाता है। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। यह भी याद रखेंगे। 1947 भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत पाकिस्तान से डिवाइड हुआ। यह भी आप याद रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में यह बूस्टर का काम करेगा। यह निश्चित है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं, यह काम तो करेगा ही करेगा। इसलिए अधिक से अधिक दोस्तों के बीच आप इसको शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।